आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को भगवान बुद्ध की जीवनी के रूप में जाना जाता है? वैपुल्य सूत्र, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, कल्प सूत्र। ललित विस्तार नामक ग्रंथ को भगवान बुद्ध की जीवनी के रूप में जाना जाता है। वहीं जो वैपुल्य सूत्र है, इसमें महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य है, यानी जो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदाय दो हैं, उनमें से एक महायान संप्रदाय है, उसका साहित्य इसमें वर्णित है। बुद्ध चरित्र की रचना आपको पता ही होना चाहिए, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। वहीं जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र ग्रंथ जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। तो आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। उच्च पुरापाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण कौन सा है? खुरचनी, बेधनी, ब्लेड, तक्षणी। उच्च पुरापाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला पाषाण फलक है, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। जबकि फलक, बेधनी, छैनी, छेदनी और खुरचनी जो है ये मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं, यानी कि खुरचनी, बेधनी, तक्षणी जो है ये मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। जबकि यहां पर किससे संबंधित पूछा गया है? यहां पर उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? B.A. स्मिथ, K.P. जायसवाल, H.C. रामचौधरी, R.K. मुखर्जी। देखिए आपकी जो राम शरण शर्मा की जो पुस्तक है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें यानी चैप्टर नंबर 2 या 3 में इसका पूरा जिक्र किया गया है कि कौन से राइटर ने कौन कौन सी पुस्तकें प्राचीन भारत पर लिखी हैं, तो पूरा जिक्र किया गया है, वहीं से प्रश्न लिया गया है। देखिए 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक B.A. स्मिथ हैं, यानी यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। जबकि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंसाइंट इंडिया, जिसमें महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय का वर्णन है, इसके लेखक जो हैं H.C. रामचौधरी हैं, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंसाइंट इंडिया के लेखक जो हैं H.C. रामचौधरी हैं। वहीं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक B.A. स्मिथ हैं, ये आपको याद रखना है। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। देखिए जोरवे, कायथा, आहार तथा मालवा संस्कृति, सभी ये संस्कृतियां जो हैं ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, यानी ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये आपको याद रखना है। जोरवे संस्कृति जहां से ये बच्चों के शवाधान बरामद हुए हैं, ये इनाम गांव नेवासा महाराष्ट्र में है, यानी वर्तमान में जोरवे संस्कृति का स्थल जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। वहीं जो आपकी कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में पड़ती है, MP में पड़ती है। आहार संस्कृति का जो स्थल है, आहार संस्कृति जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ती है, यानी ये राजस्थान में है इसका। मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति MP और महाराष्ट्र में पड़ती है, यानी कुछ क्षेत्र इसका MP में आ जाता है और कुछ जो है महाराष्ट्र में आ जाता है, महाराष्ट्र में आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला, यानी जोरवे संस्कृति। चावल की खेती का विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, महगरा, कोल्डिहवा, लहुरादेव। गंगा के तराई क्षेत्र के लहुरादेव में चावल के प्रमाण मिले हैं और यहां से प्राप्त चावल के जो साक्ष्य हैं वो 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के बीच के बताए जाते हैं। देखिए लहुरादेव जो है ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लहुरादेव यूपी में कहां पर है, ये संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें यह अवस्थित है। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में
कोल्डहवा स्थित है, यानी कि कोल्डहवा जो है ये आपके प्रयाग में पड़ता है। और यहां के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिलता है, जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में धान उगाने का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे प्राचीन धान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो मिलते हैं कोल्डहवा, यानी यहां से सबसे प्राचीन धान के साक्ष्य मिलते हैं। और ये साक्ष्य जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराने हैं, यह भी आपको याद रखना है। मेहरगढ़, महगरा, कोल्डहवा तथा बालाथल ये सभी स्थल जो हैं नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। यानी ये जो तीनों स्थल आप देख रहे हैं ये नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं, ये भी इनकी एक खास बात है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का डी वाला, लहुरादेव। 7वां प्रश्न है आपका, लौह युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? भारत में ताम्रपाषाण काल के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थीं, लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन लोहे के साथ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ताम्रपाषाण काल को नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर के बदले तांबे के औजार, आग का प्रयोग, स्थायी खेती आदि, इन सब के चलते ताम्रपाषाण काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी है। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इनाम गांव से हमें किलाबंद बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। वहीं दैमाबाद से कई पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है कि भारत में ताम्रपाषाण काल के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थीं, लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन लोहे के साथ आया है। तो ये भी अभी हम जानेंगे। देखिए, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और ये जो लोहे के साक्ष्य हैं, यानी लोहे के आने से क्या हुआ है, लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होने से लोहे का व्यापक उपयोग हल बनाने, जमीन को खोदने आदि में हुआ, जिससे पैदावार बढ़ी है। इसके अलावा लोहे से बने हथियारों से आर्यों को युद्ध लड़ने, जानवरों की रक्षा करने, इन सब में भी मदद मिली है। तो ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन जो है वो लोहे के साथ हुआ है। तो यहां पर आपका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति भी कहते हैं? रंगपुर, कायथा, आहार, मालवा। देखिए, कायथा संस्कृति जो है, तो कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यहीं के कुछ मृदभांडों में प्राक हड़प्पा प्रभाव तथा कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह संस्कृति उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश के निकट छोटी काली सिंध के किनारे पाई गई। कायथा संस्कृति के लोग अमीर थे और यहाँ की कई बस्तियां जो थीं वो किलाबंद थीं। तो कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड अभी मैंने आपको बताया था 2450 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 2450 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। यानी इसको सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की समकालीन बस्ती माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, अभिकथन सिंधु सभ्यता में अनाज कर के रूप में वसूला जाता था, कारण प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। कृषि कार्यों के साक्ष्य जो हैं अनेक हड़प्पाई नगरों से मिले हैं। ऐसे में कई इतिहासकारों का यहाँ पर यह मानना है कि अनाजों को खाद्यान्न, व्यापार एवं कर के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का ए वाला, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है आपका, अभिकथन हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, कारण सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। डॉक्टर आर एस शर्मा के अनुसार
सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया, क्योंकि विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से जो उत्खनन हुआ है तो उस उत्खनन से उन्नत व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है। सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि तथा व्यापार था। मार्शल आदि पुराविदों का ये मत है कि ये लोग युद्ध विमुख शांतिप्रिय लोग थे। हालांकि हड़प्पा की खुदाइयों से स्पष्ट है कि वे आक्रामक भले ही ना हो, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति ये पर्याप्त रूप से सजग थे। तो कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बर्छा जैसे हथियार, इसका प्रमाण यहां से मिलता है। और विद्वानों ने इन सरल कोटि के हथियारों को साम्राज्य विस्तार हेतु अनिवार्य हस्त शस्त्र की श्रेणी में नहीं माना है, बल्कि यह संभवतः शिकार, बढ़ईगिरी या छोटे मोटे युद्ध या लड़ाइयां थी, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग किए जाते होंगे, ऐसा माना है। तो इसी वजह से यहां पर कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। देखिए, यहां पर अभिकथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कारण अभिकथन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 10 का बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।